राष्ट्रीय हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे महान व्यक्ति पाठ 7 हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। माता पिता कौन थे? रानी यशोमती और राजा प्रभाकर वर्धन की संतान थे हर्षवर्धन। पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के राजा थे। हर्ष के अंदर जो प्रमुख गुण थे वीर, दानवीर, विद्वान, लेखक और अहिंसावादी, यानी कि ये बहुत सारे गुण थे हर्षवर्धन के अंदर। हर्ष की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्ष की 3 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और चीनी यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आए थे। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। प्रयाग में बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत से लोग दान दक्षिणा पाने के लिए एकत्र थे। राजा दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान कर चुका तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे देने के लिए उसके पास कुछ शेष नहीं था। दानार्थी बोला, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं किया है। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर उसने अपना उत्तरीय उतार कर उस याचक को दे दिया। गदगद स्वर जनसमूह ने हर्ष ध्वनि की, राजा चिरंजीवी हो, उनका यश अमर रहे आदि नारे लगाए। ये प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में जो हर्षवर्धन दान किया करता था उसके बारे में है। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है कि प्रयाग में दान समारोह था और उसमें बहुत सारे लोग जाते थे दान दक्षिणा पाने के लिए। राजा भी सभी वस्तुओं को लेकर वहां पहुंचता था। और यहाँ एक ऐसी घटना की बात की जा रही है जिसमें राजा की दानशीलता का पता चलता है। एक बार प्रयाग में राजा दान कर रहा था और वह अपना सब कुछ दान कर चुका था। यहाँ तक राजकोष की संपूर्ण संपत्ति दान कर चुका था। अपने शरीर पर जितने आभूषण थे सभी दान कर चुका था। तभी एक ऐसा दानार्थी वहां पहुंचा जिसे देने के लिए राजा के पास कुछ भी शेष नहीं था। दानार्थी बोला, राजन, आपके पास तो मुझे देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। राजा हर्ष बोले, रुको, मेरे पास अभी शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं किया है। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए एक कपड़ा मांगकर उसने अपना कीमती वस्त्र उतारकर उस दानार्थी को दान कर दिया। इससे राजा हर्ष की दान वीरता का पता चलता है। इसको देखकर जो प्रजाजन थे वहां हर्ष की जयकार करने लगे। राजा चिरंजीवी हो, उनका यश अमर रहे आदि के नारे लगाने लगे। अब आगे देखते हैं। जन जन को अपनी दानशीलता से मुग्ध करने वाला यह राजा कोई और नहीं, दानवीर हर्षवर्धन था। कौन था ये जो अपना वस्त्र तक दान कर दिया था? हर्षवर्धन। कहाँ पे? प्रयाग में। 590 ईस्वी के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हर्ष का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे। यानी कि हर्ष की माता का नाम यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो थानेश्वर के राजा थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुड़ों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। कौन? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता जो थे वो भी बहुत ही वीर शासक थे। उन्होंने हुड़ों को यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाया था। पिता की मृत्यु
पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा का शासक जो था देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन के पति राजश्री के पति की हत्या कर दी। गृहवर्मा कन्नौज का शासक था, यानी राजश्री जो थी वो कन्नौज के शासक की पत्नी थी। राजश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था। कौन डाल दिया था? देवगुप्त ने, जो कहाँ का शासक था? मालवा का। और कन्नौज के राजा की पत्नी यानी कि राजश्री को कारागार में डाल दिया था या जेल में डाल दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन मालवा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में विजय हुआ। किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा मार डाला गया। यानी हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे, कौन? राज्यवर्धन, उनको युद्ध से लौटते समय बंगाल के शासक शशांक ने मार दिया, उनकी हत्या कर दी। हर्ष अभी 16 वर्ष का नहीं हुआ था। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखित हुआ और राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कौन? हर्षवर्धन। किसकी मृत्यु पर? अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर। इस पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया और राजा बनने की सविनय प्रार्थना की। तब शिलादित्य उपनाम ग्रहण करके 606 ईस्वी में वह कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। कौन? हर्षवर्धन। कौन से नाम ग्रहण करके? शिलादित्य उपनाम से। 606 ईस्वी में कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठता है? हर्षवर्धन। अब तरुण हर्ष के सामने दो काम थे। तरुण मतलब अभी बहुत छोटे थे हर्षवर्धन, उनके सामने दो काम थे। एक तो अपनी बहन को ढूंढकर लाना और दूसरे अपने भाई के हत्यारों को दंड देना। दो उद्देश्य था हर्ष के सामने। एक बहन को ढूंढकर लाना और भाई के हत्यारों को दंड देना। इसके लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो अभी बहुत छोटे थे, हर्ष राजा बन चुके थे, उनके सामने दो उद्देश्य थे और उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको। वह इस दोहरी स्थिति से अत्यधिक उद्विग्न हो गया था। इसी बीच हर्ष के कर्मचारियों ने उसे दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले शशांक को परास्त किया, उसके बाद बहन राजश्री का पता लगाया, जो पति की मृत्यु में दुखी होकर जंगल में चिता में जलने जा रही थी। अपनी बहन को वह ले आया और उसे जीवन पर्यंत अपने पास रखा। इसके बाद हर्ष ने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित की। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में वह असफल रहा। कौन? हर्षवर्धन। कन्नौज पर शासक कर रहा था, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने में वह असफल रहा। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा ने उसे नर्मदा नदी के आगे बढ़ने नहीं दिया। यानी कि उस समय दक्षिण भारत के जो शासक थे उनमें पुलकेशिन द्वितीय नाम के जो राजा थे वो बहुत ही प्रतापी थे और वीर थे, जिन्होंने हर्ष को नर्मदा नदी के आगे नहीं बढ़ने दिया। हर्ष एक कुशल सेनापति, एक सूरवीर योद्धा था। नेतृत्व करने की उसमें अपूर्व क्षमता थी, जिसके बल पर उसने 30 वर्ष से अधिक समय तक शांतिपूर्वक राज्य किया। कौन? हर्षवर्धन। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे जो एक योग्य राजा के गुण थे और इसी के नाते वह 30 वर्षों तक कन्नौज पर शासन किया। हर्ष एक प्रजावत्सल राजा था। प्रजा के हित के लिए उसने अनेक महान कार्य किए। कौन? हर्ष के कार्यकलापों के विषय में विशेष वर्णन चीनी यात्री वेन सांग के लेखों में मिलता है, जो 630 ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने तथा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने आया था। चीनी यात्री
वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। और क्यों आया था? बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने आया था। कहाँ से? भारत से। कहाँ से आया था? चीन से आया था। कब? 630 ईस्वी में। और वो जो भी लेख लिखा है वेनसांग, उसमें हर्षवर्धन के शासन के कार्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग का सौभाग्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी था, यानी कि हर्ष सभी धर्मों का आदर करता था और वो विद्या प्रेमी था। प्रयाग की सभा में वह सभी वर्णों, जातियों, धर्मों और संप्रदायों को लेकर निष्पक्ष होकर दान देता था। कहाँ जाकर? प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में वह निष्पक्ष दान देता था। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करता था। कौन? हर्ष। वह इतना बड़ा दानी था कि युद्ध सामग्री के अतिरिक्त सब कुछ दान देता था। कौन? हर्षवर्धन। उसने नगरों तथा गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई जिसमें भोजन और चिकित्सा का प्रबंध था। कौन बनाए धर्मशालाएं? हर्षवर्धन। कहाँ? नगरों तथा गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई और जिसमें सभी लोगों को भोजन करने का और चिकित्सा का प्रबंध किया गया था। हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। हर्ष विद्वान था, यानी कि विद्या प्रेमी होने का मतलब विद्वान था और वह अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को आश्रय भी दिया था, यानी उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट जो थे वो बहुत ही विद्वान थे जो हर्ष के दरबार में रहते थे। बाण भट्ट ने हर्ष के काव्य कौशल, ज्ञान और उनकी मौलिकता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कौन? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने हर्ष के काव्य कौशल, यानी कि जो पुस्तकें हैं उसे लिखने का जो कौशल था, उसके ज्ञान और उसके जो भी गुण थे उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की है बाणभट्ट ने हर्ष के गुणों की। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागालैंड और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। संस्कृत में 3 नाटक हर्ष ने लिखे हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। साथ ही एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। प्राचीन भारत की साहित्यिक समालोचना में हर्ष को उच्च श्रेणी का कवि माना जाता है। उक्त रचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य निबंध हैं जिनकी रचना का श्रेय हर्ष को ही जाता है। यानी कि 3 प्रमुख संस्कृत ग्रंथों के यानी संस्कृत नाटकों के अलावा हर्ष ने अन्य एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की और अन्य निबंधों की भी रचना की। हर्ष सरकारी जमीन की आय का 1/4 विद्वानों को पुरस्कृत करने में और दूसरा 1/4 विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च करता था। हर्ष जो था सरकारी भूमि को 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा विद्वानों को इनाम देने में और दूसरा 1/4 विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च करता था। कौन? हर्ष। यानी कि हर्ष सभी धर्मों का आदर करने वाला एक विद्वान राजा था। विद्वान कवियों के अतिरिक्त अच्छे धर्म प्रचारक भी उसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। इनमें सागरमती, प्रज्ञारश्मि, सिंहरश्मि और वेनसांग आदि प्रमुख थे। विद्वानों के अलावा विभिन्न धर्मों के प्रचारक भी हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। उसने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार का निषेध कर दिया था। कौन? हर्ष। यानी कि उनके राज्य में कोई मांस नहीं खाता था, यानी कि हर्ष पूर्णतः अहिंसावादी था। उसने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी। कौन? हर्ष। तथा कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था, यानी कि जीवों को मारने वाले को कठोर दंड की व्यवस्था हर्ष के शासन में थी। हर्ष के समय में वास्तुकला, शिल्प,
गृह निर्माण के अतिरिक्त विभिन्न कलाओं में भी भारत बहुत उन्नत था। यानी कि भारत हर तरह से अपने उन्नत के शिखर पर था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-सांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। कौन? चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन के काल के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। नगरों में कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, थानेश्वर, हरिद्वार, रामपुर, पीलीभीत, अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, रांगपुर आदि विशेष रूप से समृद्ध एवं सुविकसित थे। ये नगर स्तूपों, विहारों, मंदिरों, अतिथि भवनों, धर्मशालाओं एवं सब प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण थे। कौन कौन से? ये सारे जो नगर थे ये हर तरह की सुख सुविधाओं से भरे पूरे थे। हर्ष के शासन काल में भारत का आंतरिक शासन सुव्यवस्थित हो गया था। यानी भारत आंतरिक रूप से व्यवस्थित था, विदेशी आक्रमणकारियों से एकदम सुरक्षित था, जिसके फलस्वरूप विद्या, व्यापार, संस्कृति, कला आदि क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ और पड़ोसी देशों में भी इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह लोग भारत को विवेक और संस्कृति का केंद्र मानकर अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि की शरण में आए। हर्ष के शासन काल में भारत हर तरह से विकास कर चुका था और यही कारण है कि विदेशी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की भूमि पर आए। हर्ष बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण चरित्र के कारण एक साथ ही राजा, कवि, योद्धा, विद्वान, राजसी और साधु स्वभाव के थे। कौन? हर्ष कवि भी था, योद्धा भी था, विद्वान भी था, राजसी भी था और साधु स्वभाव का भी था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय ह्वेन-सांग ने कहा था। क्या कहा था? ये ह्वेन-सांग की कही हुई बात है। मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। यानी कि हर्षवर्धन जो थे उनमें एक अच्छे राजा, योग्य विद्वान, हर तरह के गुण थे और जो ह्वेन-सांग था उनके इस गुणों का वर्णन अपनी रचनाओं में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया है।